जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। तो आइए हम बात करेंगे खोटा के फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट में। आज हम बात करने वाले हैं वो है सेट नंबर 29। ये आपका फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें 100 क्वेश्चंस कवर होंगे और साथ ही साथ 100 क्वेश्चंस ये आपको देखने के लिए होगा। यहाँ से लगभग आपकी अगर देखा जाए तो लगभग 400 से 500 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आज आपके इस सेशन से कंप्लीट होने वाले। तो बने रहेंगे हमारे साथ अंत तक। डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें आपको खुद महसूस होगा। उसके बाद आप खुद कमेंट करके हमें बताएंगे कि ये सेशन आपको कैसा लगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आएगा तो। और साथ ही साथ क्या होता है कि कई बार मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन कई लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। कई लोगों का कमेंट भी आया कि आपका वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आता है। तो उन लोगों को बता दें कि अगर आपने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है, यानी सब्सक्राइबर के बगल में एक घंटी होता है, उसको आप दबा लेंगे और उसमें क्लिक फॉर ऑल कर लेंगे। ऊपर में सबसे ऊपर वाला जो होता है उसमें आप नोटिफिकेशन दबा लेंगे, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको समय पर पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को बिना किसी देरी के। आज का पहला सवाल है कि एकर में कौनटा छाहर कहानी से संबंधित लागे। यहाँ पे क्या है कि कुछ इसका पात्र दे रखा है और दूसरा तरफ रखा है कि किस नाम से उन्हें जो वो इस कहानी में बुलाया गया है। जैसे सूरज नारायण चौधरी को बोड़ छाहर बोला गया है तो बिल्कुल सही है। देव नारायण चौधरी या देवा चौधरी को जो है वो छोट छाहर कहल गेल है। और छगन साव के तेसर छाहर बोलल गेल है। तो ये तीनों ऑप्शन जो वो आपका सही है, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सूरज नारायण चौधरी इस कहानी के मुख्य पात्र अगर बात किया जाए तो बता दें कि छाहर कहानी के मुख्य पात्र जो है वो रोहन और सोहन है ना। रोहन और सोहन इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। ये दोनों पात्र के बारे में आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ छाहर कहानी के लेखक की बात करें तो चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा इस कहानी को नहीं बोल सकती, यह एक कहानी संग्रह है ना। इसमें से 10 कहानी है कुल। तो ये कहानी संग्रह है जिसको चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है। 2007 में इसका जो है वो प्रकाशन हुआ है, पहला प्रकाशन। और बता दें कि इसका जो प्रकाशक की बात किया जाए तो प्रकाशक जो है वो खोटा भाषा साहित्य अकादमी रामगढ़ है, कजरा सिंद्रादान जो कि नाम से जाना जाता है। इसमें से 10 कहानियों का संग्रह है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया। बात करें चित्तरंजन महतो चित्रा, जिनका जन्म 1946 में लारी रामगढ़ में उनका जन्म हुआ था। उनके माता का नाम धनिया देवी और पिता का नाम घनीनाथ महतो था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है कौन रचना था श्रीनिवास पांडुरी के नाय लागे। इनमें से कौन सी रचना जो वो श्रीनिवास पांडुरी जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो चाबी काठी जो एक नाटक है यह इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। बाल किरण इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और कुसमी, ये तीनों रचनाएं तो इनके द्वारा लिखा गया है। लेकिन तेतरी जो है यह रचना जो है वो श्रीनिवास पांडुरी की नहीं, यह रचना जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, यह विश्वनाथ दसोंधी राज के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। विश्वनाथ दसोंधी राज की बात करें तो 15 अप्रैल 1943 को भटमुरना कतरास में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे विश्वनाथ दसोंधी राज के द्वारा लिखा गया है पुस्तक तेतरी, जो कि एक उपन्यास है। और विश्वनाथ दसोंधी राज का जन्म कब होता है तो इनका जन्म 15 अप्रैल 1943 को भटमुरना कतरास में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम मुखराम दसोंधी और माता का नाम क्या था तो इनके माता का नाम फूटा देवी था। इनका निधन अगर बात करें तो 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को इनका जो वो निधन हो गया। बाकी के श्रीनिवास पांडुरी के बारे में आप सभी को पता ही होगा। 25 दिसंबर 1920 को इनका जन्म हुआ था और 7 अक्टूबर 1986 को श्रीनिवास पांडुरी जी का निधन हो गया। श्रीनिवास पांडुरी जी का जन्म कल्याणपुर जो कि बरवाडा धनबाद में हुआ था। इनके माता का नाम दुखनी देवी और पिता का नाम शालिग्राम पांडुरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अगला सवाल है कि छगरी गोड़े तेल दिए ई मुहावरा के सही अर्थ की भत है। तो छगरी गोड़े तेल दिए यानी इसका कहने का अर्थ है कि अपने से कमजोर व्यक्ति को खुशामद करना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमर पदे कौन कार के विभक्ति लागल है। तो यहाँ पे देखिए शब्द यहाँ पे है हमर। तो जब आपने पिछला अगर हमारा वीडियो देखा होगा कारक का तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि किस कारक में कौन सा विभक्ति लगता है। तो यहाँ पे कारक विभक्ति चिन्ह की बात करें तो यहाँ पे इसका सबसे पहले हम बता दें कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संबंध कारक। संबंध कारक में जो कारक विभक्ति होता है वो लास्ट में रहता है र, कर, केर। ठीक है, उसके बाद एक और क। ये इस तरह की विभक्ति होता है। कारक विभक्ति क्या होता है, अगर आपको इन चीज़ों पे डिटेल में जानना है तो आप हमारे कारक वाले वीडियो में देखेंगे। जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे खोटा ग्रामर के नाम से
आपको जो वो खोटा ग्रामर नया क्लास जहाँ से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको 9 सेक्शन मिलेगा। 9 अलग अलग मतलब कह सकते हैं कि खंडों में बटा हुआ है पूरा ग्रामर का। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, ठीक है। उसके बाद कारक है, एक आपका समास का बचा हुआ है सेक्शन, वो भी आपको जल्द ही उस पर वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमर, तो हमर में देखिए लास्ट में र जो है इसको हम कारक विभक्ति बोलते हैं, ठीक है, या तो कारक चिन्ह भी बोल सकते हैं इसको। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संबंध कारक। बाकी के एक अगर एग्जाम्पल के रूप में हम बता दें तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल के रूप में हमने बताया था उस वीडियो में कि मंगरा ने बुधना को शुक्रा खातिर लाठी से मार ले या तो टड़िया में मार ले, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए कर्ता ने, जो जिसके साथ ने विभक्ति लगा होता है उसको हम कहते हैं कर्ता कारक। तो यहाँ पे मंगरा जो होगा वो क्या होगा, कर्ता कारक के रूप में जाना जाएगा। जिसके साथ को विभक्ति लगा होता है उसको हम बोलते हैं कर्म कारक। तो बुधना यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्म कारक। शुक्रा खातिर यानी जिस उद्देश्य के लिए हमने उस एक क्रिया को किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जिसके साथ में खातिर, के लिए, ये सभी लगा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम संप्रदान कारक बोलते हैं, ठीक है। तो ये संप्रदान कारक हो जाएगा। लाठी से यानी जहाँ पे आपको उपकरण या तो फिर सुविधा जहाँ से पता चले, कह सकते हैं कि सुविधा हो या उपकरण हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, करण कारक बोलते हैं, ठीक है। किसी क्रिया को करने के लिए कोई उपकरण या साधन आपके पास होना चाहिए, तो जो साधन या उपकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक बोलते हैं। तो यहाँ पे लाठी जो हो जाएगा वो करण कारक होगा, ठीक है। और खोठा में यहाँ पे देखिए, खोठा में ले, लेल, ओकर लेल ये काम कर लिए, या तो ओकर लेल ले ये, तो वहाँ पे लेल, खातिर, ठीक है, ये सभी चीज़ें जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है, तो संप्रदान कारक के अंदर आता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि खोठा में यहाँ पे विभक्ति में ने का प्रयोग नहीं होता है। अगर हमको जैसे हमने बोला कि मंगरा ने मारा, तो यहाँ पे अगर खोठा में हमको लिखना होता तो देखिए यहाँ पे कर्ता कारक का चिन्ह, ये विभक्ति चिन्ह तो लगा हुआ है और मंगरा यहाँ पे कर्ता कारक है। लेकिन इसको अगर हमको खोठा में लिखना होता तो खोठा में हम क्या लिखेंगे, मंगरे मार ले। क्या लिखेंगे, मंगरे मार ले। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको पता चल गया कि यहाँ पे ऐ विभक्ति लगा हुआ है, ने के जगह पे क्या होता है, खोठा में ऐ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से और भी कई ऐसे जो है विभक्ति चिन्ह है। तो ये सारी चीजें आप वहां पे देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फिलहाल हम अभी संबंध कारक के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हमर हक है, ओकर लागे, तोहनी कर लागे, तो तोहनी कर अगर हम बोलें तोहनी कर लागे, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में केर लगा हुआ है, ठीक है। औखनिक लागे, तो यहाँ पे अगर हम बोल दें औखनिक लागे, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क दिख रहा है। तो ये सारा कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ये, और ये खोठा के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी संबंध कारक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्वासल कर्ण नाटक लिखवैया का नाम बतावा, तो उद्वासल कर्ण किसने लिखा है, तो इसको लिखा है श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा लिखा गया है। विश्वनाथ दसुंधी राज जी ने लिखा है अजगर नाटक को, ठीक है। पंचम मातो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया फरीश डहर, ठीक ना। श्रीनाथ परमाणिक दामोदर कोराय, आपने पुस्तक पढ़ा होगा दामोदर कोराय, है ना, इनके द्वारा लिखा गया है। जबकि श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा 2 नाटक लिखा गया है, उद्वासल कर्ण और चाबी काठी। जबकि एक और नाटक आता है डाह नाटक, जो आपको पढ़ना है, वो है सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है ना, सुरेश कुमार विश्वकर्मा इनका पूरा नाम है, इनके द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। बाता बाती पदे कौन समास है, तो बाता बाती पदे अगर बात किया जाए, है ना, बाता बाती पदे अगर पूछा जाए कि कौन सा समास है, तो यहाँ पे हम अगर जानने का प्रयास करें तो बाता बाती समास, यहाँ पे देखिए समास का वीडियो तो हम बनाए नहीं है, लेकिन जब हम समास का क्लास लेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी चलिए हम पहले बताते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया है वो है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास कहते किसे हैं,
तो सबसे पहले तो बात आता है कि आखिर में हम समास किसे कहते हैं। तो कहता है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक ऐसे शब्द का निर्माण हो जिसका अर्थ कोई और निकले, है ना, कोई तीसरा अर्थ उसका निकलता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। जैसे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि दो पदों को मिल करके किसी तीसरे पद की ओर अंकित करे तो वो पद जो कहलाता है वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे अगर हम बोले नीलकंठ, अगर हमने एक एग्जाम्पल लिया, हम हिंदी का एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, नीलकंठ, तो यहाँ पे देखिए पहला पद ये है और दूसरा पद इसका ये है, तो इसको पहले पद को इसको पूर्व पद कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, पूर्व पद, और इसको बोलते हैं उत्तर पद। ठीक है, या तो इसको पहला पद और इसको द्वितीय पद भी बोला जाता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, यानी एक पद नीला हो गया, एक पद हो गया कंठ, नीलकंठ। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, अर्थात शिव। यानी यहाँ पे क्या है कि शिव का प्रतीत हो रहा है हमको। यानी दो शब्दों को मिला करके, दो पदों को मिल करके किसी तीसरे पद की ओर इंगित किया। हमने नील लिया और कंठ लिया, लेकिन हमको एक तीसरा पद कौन मिला, शिव मिला। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इसे हम बहुब्रीहि समास बोलेंगे। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर हमने एक एग्जाम्पल लिया देवनद, एक हमने एग्जाम्पल लिया देवनद, देवनद यानी नदियों में देव कहा है, जो नदियों में जो देव कहा है उसे हम, जैसे दामोदर, एक हो गया देव और एक है नद, ये दोनों को मिला करके यानी नदियों में देव कहा है जो, वो क्या कहलाता है, दामोदर। क्या कहलाता है, दामोदर। तो देखिए यहाँ पे दो शब्द को, दो पद को हमने जोड़ करके किसी तीसरे पद की ओर हम पहुंच गए, तो वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो बहुब्रीहि समास उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। चतुरानन, महादेव, देवों में जो महान है, महादेव यानी शिव। तो इस प्रकार से क्या है कि दो पद को मिला करके किसी तीसरे पद की ओर इंगित किया जाए तो वो जो कहलाता है वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। दूसरा इसमें ऑप्शन दे रखा है आपका द्विगु समास। क्या है, द्विगु समास। कहता है कि समस्त पद में प्रथम पद जो होता है यानी पूर्व पद, अभी हमने बात किया कि पूर्व पद किसे कहते हैं, तो पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। तो समस्त पद में जो प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में ले तो एक हमने लिखा पंचमढ़ी। क्या हमने लिखा, पंचमढ़ी। पंच में देखिए यहाँ पे पंच और मढ़ी, यहाँ पे दो पद है, इसको हम तोड़ करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पांच मढ़ियों का समूह, पांच मढ़ियों का समूह। तो देखिए पहला में क्या है, एक संख्यावादी विशेषण आ रहा है यहाँ पे, है ना, कि मढ़ियों का समूह है, लेकिन कैसा है, पांच मढ़ियों का समूह है। जैसे एक हमने शब्द लिखा सप्ताह, एक हमने क्या लिखा, सप्ताह, तो 7 दिनों का समूह। तो हमने दिनों का समूह तो ये समझ गया, लेकिन कितने दिनों का, तो ये हमको विशेषण पता चल रहा है। और कौन सा विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे 5 मढ़ों का समूह, तो यहाँ पे 5 का पता चल रहा है, ये संख्या बता रहा है। 7 दिनों का समूह, तो देखिए यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण बता रहा है। विशेषता तो बता रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक संख्यात्मक संख्यावाचक विशेषण हमको पता चल रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। तो क्या ये दोनों में बातें के बारे में बात चला, नहीं पता चला है। आइए हम बात करते हैं तीसरे समास की ओर आते हैं, और वो है अव्ययी भाव समास। कहता है कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान या तो फिर प्रत्यय होता है, अव्यय होता है। जैसे पहला पद प्रधान इसमें होता है। क्लियर हो गया। इसमें से क्या होता है कि शब्द की आवृत्ति से बने शब्द अव्यय हो जाता है, ये सब आप सभी को पता ही होगा। दरअसल इसमें क्या है कि शब्दों की आवृत्ति देखी जाती है। ठीक है, जैसे एक हमने एग्जाम्पल लिखा पैतघर, पैतघर या पैतघर, है ना। अब यहां पे देखिए इसमें बोला जा रहा है कि जिसमें से पहला पद प्रधान हो, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है। कहने का अर्थ है कि हमको यहाँ पे जो भी चेंज होगा वो इसी में हमको दिखाई देगा, ये आपका स्थिर रहने वाला है। तो पैतघर इसको तोड़ेंगे तो इसका अर्थ क्या होता है, घर घर। घर घर को हम क्या लिख सकते हैं, पैतघर।
तो देखिए ये तो दूसरा वाला जो था घर, ये तो हूबहू उसी तरह से लिखा गया, लेकिन पैत के जगह पे यहाँ पे क्या हुआ, घर बदल गया। तो कहने का अर्थ क्या था कि यहाँ पे पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। दो लोगों के बीच में बातचीत चल रहा है ना, और बोलते हैं कि कई बार दोनों गुस्से में आ जाते हैं, दोनों जो है वो भी गुस्से में बोल रहा है, ये भी गुस्से में बोल रहा है, तो दोनों के बीच में बात ही हो रहा है। लेकिन वहां पे क्या हुआ, बाता बाती, यानी पहला दूसरा पद तो उसी तरह से बात ही हुआ, लेकिन पहला पद जो हुआ वो प्रधान हुआ, यानी बाता बाती, यानी दोनों में बातचीत ही चल रहा है ना, दोनों में बात ही हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, बाता बाती। कई बार नहीं बोलते कि अरे ना लड़ाई झगड़ा मारा पीटी ना होले, खाली बाता बाती होले, यानी सिर्फ बातचीत, यानी दोनों में गाली गलौज हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो जो होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लिखे, दीने दीन, एक और एग्जाम्पल हम लिखते हैं दीने दीन, दीने दीन। तो दीने दीन का अर्थ क्या होता है, दिन दिन दिन, इसको तोड़ेंगे तो ये होगा। तो देखिए ये दूसरा दिन तो सेम उसी तरह से यहाँ पे दिन आ गया, लेकिन पहला का दीने का दिन, दीने दिन मतलब दिन दिन, दिन दिन बढ़ रहा है, दिने दिन बढ़ रहे लो, यानी हर दिन बढ़ रहे लो। जैसे उसी तरह से एक और हम एग्जाम्पल लिखते हैं, गोटे गात, हमने क्या लिखा, भैर गात। एक हम एग्जाम्पल लिखते हैं भैर गात, भैर गात। तो भैर गात यहां पे क्या होगा, गोटे गात, इसको हम क्या लिख सकते हैं, गोटे गात। भैर गात यानी भर यानी पूरा, और गात यानी शरीर, तो पूरा शरीर में नहीं बोलते कि ठंडा दिन हो भैर गात कपड़ा पिंधल कर, ना तो ठंडा लग जी, तो यानी भैर गात यानी गात का अर्थ तो यहाँ पे शरीर हुआ, लेकिन ये पूरा सेम रहा। पहला पद इसमें प्रधान है, यानी जो भी चेंजिंग होगा वो पहले में होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें जो वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। तो बाता बाती समास जो होगा वो क्या होगा, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। चौथा है तत्पुरुष समास, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे गगन चुंबी, एक शब्द हमने लिखा गगन चुंबी, ठीक है। दरअसल तत्पुरुष समास में क्या होता है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी इसका दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक ना। तो यहां पे उत्तर पद, अब कहने का अर्थ क्या होगा, प्रधान है तो यानी ये पद जो है वो समान आपका रहेगा। तो यहां पे इसको तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, गगन को चूमने वाला, क्या बोलेंगे, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। तो देखिए ये गगन तो सेम का सेम रह गया, लेकिन दूसरा पद यहाँ पे बदल रहा है ना, इसमें जो प्रधानता देखने को मिल रही है। ठीक उसी प्रकार से हमने लिखा, और यहाँ पे एक चीज और होगा, यहाँ पे को दिख रहा है, यहाँ पे आपको को दिख रहा है। तो तत्पुरुष समास में भी जब आपने पढ़ा, जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे भी कुछ कुछ चीजें आपको दिखाई देगा। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष हो गया, करण तत्पुरुष हो गया, संप्रदान, अपादान, वो सारे तत्पुरुष को भी हम वहां पे देखेंगे। जो कारक का भेद हमने पढ़ा था ना, वो समास में भी, तत्पुरुष समास में भी उपयोग होता है। कुछ तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष होता है, कुछ तत्पुरुष जो वो अलग संप्रदान होता है, कुछ करण तत्पुरुष होता है जहाँ पे ने का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ अलग चीज़ें होता है, तत्पुरुष समास में भी हम देखेंगे, जब पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर आपको पता चल गया होगा, साथ ही साथ ये चारों समास के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। बाकी दो समास हमने छोड़ दिया है यहाँ पे, एक तो कर्मधारय समास है, एक तो आपका कर्मधारय समास है ना, और एक और कौन सा समास छूट रहा है, द्वंद्व समास छूट रहा है, द्वंद्व समास एक ठो और छूट रहा है। ये दो समास छूट रहा है यहाँ से। बाकी खोता है तो दो और समास हम लोग खोटा में जोड़ते हैं, एक नए समास जिसके साथ मतलब नकारात्मक शब्द जुड़ा होता है, पहले में उसका नकारात्मक जुड़ा होता है। जैसे अज्ञानी, ज्ञान का नहीं होना, है ना, जैसे अज्ञात, ज्ञात नहीं होना। तो क्या कि वहाँ पे नकारात्मक शब्द जुड़े होते हैं शुरुआत में, उसको जो है वो नए समास के अंतर्गत रखते हैं। तो वो सब चीज़ें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब समास पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में देखेंगे। हम जीव कैसे कहने के मुख्य पात्र किए लगे, तो हम जीव कैसे, अगर मुख्य पात्र जो है वो महेश्वर है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये छाहर कहानी से संबंधित ये कहानी है ना, छाहर पुस्तक से लिया गया कहानी है।
हम जियब कैसे, इसमें कुछ पात्र आपको देखने को मिलेगा, जैसे रघु जिसकी पत्नी का नाम फुलसरी रहता है। चुनिया जो कि चुनिया एक विधवा स्त्री का वहाँ पे दिखाया गया है, जिसके पति का नाम क्या रहता है, तो डमरू, इसके पति का नाम डमरू रहता है और डमरू का निधन हो जाता है पुलिस मुठभेड़ में। उसके बाद ये अपना जीवन यापन बच्चों को पोसने के लिए दारू वगैरह बेचती करती है और किसी तरह से अपना बाल बच्चों को पोसती है। यहाँ पे जिस गांव का यहाँ पे उपयोग किया गया है उस गांव का नाम मुरपा है। मुरपा गांव के बारे में यहाँ पे बातचीत किया गया है। तो यहाँ होता क्या कि महेश्वर और अपनी पत्नी जब गांव में आता है तो सभी लोग डर के मारे घर में छुप जाते हैं कि कहीं पुलिस वगैरह का या तो उग्रवादी का गाड़ी तो नहीं आ गया, आतंकवादी का। तो वो सोच करके सभी घर में छुप जाते हैं। फिर जब महेश्वर की पत्नी कई बार जब रघुनाथ के घर में बुलाती है, आवाज़ देती है, तो ये लोग जो वो दरवाज़ा अपना खोलते हैं। सिर्फ उसके कार को देख करके सभी लोग जो वो डर जाते हैं कि पता नहीं कौन आ गया होगा। और ये सारा ये डर के मारे जो वो लोग क्या है कि यहाँ पे छुप जाते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं जाते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। कार, ये कार है, नहीं पता नहीं क्या है। एकर में कौन डॉक्टर बी एन ओहदार का प्रमुख निबंध है? तो इनमें से कौन सा निबंध जो वो डॉक्टर बी एन ओहदार जी के द्वारा लिखा गया है? तो एगो कुकरे का आत्मकथा और सबटाई चल है, ये दोनों तो लिखा गया है इनके द्वारा और ये दोनों खोटा निबंध से लिया गया है। इसमें से कुल 12 निबंध पढ़ने हैं। इस निबंध संग्रह का जो प्रथम प्रकाशन हुआ था वो 1990 में हुआ था और दूसरा प्रकाशन 2017 में हुआ था। जनजातीय भाषा अकादमी जो बिहार झारखंड है उसके द्वारा जो वो इसका प्रकाशक के रूप में जाना जाता है खोटा निबंध का। श्रीनिवास बी एन ओहदार जी का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो चेटर रामगढ़ में हुआ था 2 सितंबर 1952 ईस्वी को। इनके माता का नाम रूपा देवी और पिता का नाम माधव ओहदार। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। छाहर कहानी कहकर लेखक लगे। छाहर कहानी किसके द्वारा लिखा गया? तो चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है। इसमें 10 कहानी को शामिल किया गया है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। टांगा शब्द एक उन्नार्थक शब्द की होते। तो टांगा शब्द का उन्नार्थक शब्द जो होगा वो क्या होगा? टेंगला होगा। क्या हो जाएगा? टेंगला होगा। जैसे खांची, खांची शब्द की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? खैंचली या तो खैंचला। ठीक है। खाटी, तो खाटी का अगर उन्नार्थक शब्द लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? खैटली। ठीक है, खैटली हो जाएगा। इसी प्रकार से जो वो चीजें आपको ध्यान रखनी, ये सारे उन्नार्थक शब्द होते हैं। अगला सवाल है कि मेका मेकी ना मेट माट कहकर रचना ला गए। मेका मेकी ना मेट माट किसकी रचना है? तो यह ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया रचना है। ठीक है, ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया यह रचना है मेका मेकी ना मेट माट। क्लियर हो गया? मेका मेकी ना मेट माट अगर बारे में पूछा जाए कि मेका मेकी मेट माट जो है वो किस प्रकार की रचना है, अगर पूछा जाए कि मेका मेकी मेट माट किस तरह की रचना है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। क्योंकि कई बार सवाल पूछा गया कि सैर सगरट क्या है, मेका मेकी ना मेट माट क्या है। तो मेका मेकी ना मेट माट जो वो नाटक है जिसको 1991 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, जबकि सैर सगरट इन्हीं के द्वारा लिखा गया एक प्रमुख उपन्यास है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी। तो मेका मेकी ना मेट माट क्या है? एक नाटक है। ठीक है, एक नाटक है। 1991 में इसको प्रकाशित किया गया था, जबकि सैर सगरट जो है वो ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। सैर सगरट, यह भी सवाल कई बार पूछा गया कि सैर सगरट उपन्यास ककर लिखल रचना ला गए। तो यह ए.के. झा जी के द्वारा ही लिखा गया। इनका पूरा नाम अजीत कुमार झा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करेंगे। सुकुमार जी का पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा। हो सकता है कि ऑप्शन में अगर दे डाह नाटक के लेखक कौन है? सुरेश कुमार विश्वकर्मा। पता ही नहीं चलेगा कि सुरेश कुमार विश्वकर्मा कौन है, क्योंकि शुरू से हम लोग सुकुमार पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे में कन्फ्यूजन हो सकता है, ये सारी चीज़ें याद रखना है। विनोद कुमार, इनके बारे में तो पता ही होगा सबको। बाकी के बी एन ओहदार, इनका पूरा नाम भोगनाथ ओहदार है ना। इनका पूरा नाम क्या है? भोगनाथ ओहदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। चोर डाकू और लुटेरा कहानी कौन किताबें शामिल हैं? चोर डाकू और लुटेरा, इस कहानी की बात करें तो यह छाहर कहानी से संबंधित कहानी है। चोर डाकू और लुटेरा यह छाहर कहानी के, और इसमें मुख्य पात्र जो दिखाया गया वो हरखू जो है इसमें मुख्य पात्र दिखाया गया है, जिसमें से आपने कहानी को पढ़ा होगा, जिसमें से तार चोरी के इल्ज़ाम में उसे जेल जाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा यहाँ पे, तो कहानी में आपको याद होगा सब कुछ। बाकी के सोंद माटी विनोद कुमार की रचना है। छायर चित्तरंजन महतो चित्रा की है। खोटा निबंध बी एन ओहदार की है, जबकि फरिश डर पंचम महतो की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। राम कथामृत पांडवी जी कहिया लिख ले हला। तो राम कथामृत
ये रचना जो वो पहला तो याद रखेंगे पानरी जी के द्वारा लिखा गया एक रचना है। और कब इसका ये लिखा गया था, कब लिख लिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। एकर में कौन कहानी सोंध माटी किताब के नाय ला गए। तो इस तरह के भी सवाल बन सकते हैं कि इनमें से कौन सी रचना जो वो सोंध माटी से संबंधित नहीं है। उबार है, माइकी लोर है, दो पहला जोनरा है, सांस्कृतिक झगड़ा नहीं है। सांस्कृतिक झगड़ा जो वो छाहर की रचना है, छाहर की रचना है, ठीक है, जिसको चित्रंजन महतो चित्रा ने लिखा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ए माफ कीजिएगा यहाँ पे, हाँ सोंध माटी किताब में ना है, हाँ सांस्कृतिक झगड़ा जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह जो वो छाहर की रचना है। ठीक, क्लियर हो गया कि बाकी की चीज़ें जो वो ये सारी रचनाएं जो वो आपका सोंध माटी से संबंधित है। अगला सवाल है कि एकर में कौन कहानी छाहर किताब में ना है। इनमें से कौन सा कहानी जो है वो छाहर किताब में नहीं है। अब देखिए पिछला बार सोंध माटी में पूछा गया था, अब पूछ रहा कि छाहर किताब में कौन शामिल नहीं है। गुरु जी की फिकीर, देवता के खाए गए डाकिन और समय कटवा ताश खेला, ये तीनों कहानी तो है, जबकि जिंदगी की डुबानी जो है ये सोंध माटी की रचना है ना। जिंदगी की डुबानी जो है वो सोंध माटी की रचना है, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए.के. झा जी जन्म तारीख बतावा। तो ए.के. झा जी का जन्म 20 जून 1939 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, चंडीपुर में इनका जन्म हुआ था। क्लियर हो गया, जबकि इनका और चंडीपुर बोकारो में है, तो बोकारो भी आपको याद रखने है ना, चीज़ें सब कुछ याद रखने। 29 सितंबर 2013 को इनका जो वो निधन हो गया है ए.के. झा जी को, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखने, निधन भी याद रखना है। पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा था और माता का नाम कुसुमबाला देवी। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है बरवा अड्डक अखय बोर ककर रचना लागे। तो बरवा अड्डक अखय बोर यह रचना जो वो शांति भारत के द्वारा लिखा गया है, शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। और इस रचना को लिखने के लिए इसके शांति भारत के साथ यह एक संस्मरण है। सबसे पहले तो ये याद रखना, यह एक संस्मरण है। क्लियर हो गया। और इसके शांति भारत के साथ में दो व्यक्ति और गए थे, एक तो गए थे शिवनाथ परमाणिक, एक गए थे शिवनाथ परमाणिक और एक गए थे बंसीलाल बंसी। ये दोनों व्यक्ति भी साथ में गए थे पांडुरी जी से मिलने के लिए, है ना। श्रीनिवास पांडुरी जी से भेंट किए थे बंसीलाल बंसी, और इनके साथ में जो ये दोनों व्यक्ति गए थे, ये तीनों मिल करके उनके पास गए थे। ये चारों में बातचीत हुआ था और उसी बातचीत को इस पूरे संस्मरण में जो है वो दर्शाया गया है। क्लियर हो गया। कब ये प्रकाशित होता है संस्मरण, तो 1989 में एक पुस्तक आया था खोटा गद्यपद्य संग्रह। खोटा गद्यपद्य संग्रह के नाम से एक पुस्तक आया था 1989 में, उसी में से यह संस्मरण जो वो छपा था। साथ ही साथ याद रखेंगे। और उड़ गलक फुलवा रह गलक बास, एक और इसमें संस्मरण छपा था, उड़ गलक फुलवा रह गलक बास, जो कि जंगली जी की रचना थी। गोविंद महतो जंगली जी के द्वारा वह रचना लिखा गया था, संस्मरण ही है। और ये दोनों छपने वाला जो वो प्रथम संस्मरण माना जाता है ना। बरवा अड्डक अखय बोर जो वो खोटा का प्रथम संस्मरण माना जाता है, जो कि 1989 में, हालांकि ये दोनों संस्मरण एक साथ छपता है, दोनों यही पुस्तक में खोटा गद्यपद्य संग्रह में। लेकिन अगर पूछ ले आपसे सवाल में कि खोटा का कौन सा पहला संस्मरण है, तो बरवा अड्डक अखय बोर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सिखरिया के दोसर नाम बतावा। तो सिखरिया को खासपेलिया के नाम से जाना जाता है, और ये क्या है, अलग अलग क्षेत्रीय रूप है खोटा का। खासपेलिया, गोलवारी, रामगढ़िया, देशवाली, पारनदिया, छिका छिकी खोटा, जिसको संथाल परगनिया के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी जो वो खोटा के 6 क्षेत्रीय रूप है, मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। लेकिन क्या है कि ए.के. झा जी ने जो वो खोटा को 2 भागों में बांटा है, ठीक है। झा जी के अनुसार से अगर बात करें, ए.के. झा जी के अनुसार से, तो उन्होंने एक खासपेलिया के रूप में बांटा और एक गोलवारी के रूप में, 2 रूप में, यानी एक सिखरिया खोटा और दूसरा गोलवारी। ये दो खोटा के अलग अलग क्षेत्रीय विभाजन किया है ए.के. झा जी ने, जबकि अन्य साहित्यकार जो है वो खोटा के 6 क्षेत्रीय विभाजन के रूप में जानते हैं। जो 6 क्षेत्रीय विभाजन हमने बता दिया, खासपेलिया जिसको सिखरिया खोटा बोलते हैं, गोलवारी, रामगढ़िया, देशवाली, उसके बाद पारनदिया जिसको हजरबगिया भी कहा जाता है, और एक है आपका संथाल परगनिया जिसको छीका छीकी खोटा कहा जाता है। तो ये 6 खोटा के अलग अलग क्षेत्रीय रूप है। अगला सवाल है कि बछरू, यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है, इसके स्थान पर क्या होगा, तो बछरू जो वो पिदके है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नावा छोट जिम्मेदार कहानी में बलराम सिंह कौन रहे। नावा छोट जिम्मेदार कहानी में बलराम सिंह कौन रहता है, तो थाना दरोगा रहे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। खोटा में पहेली के की कहल जाए।
खोटा में पहेली के की कहल जाए, तो बता दें कि खोटा में एक पहेली को जो वो जन कहनी कहा जाता है, जान कहनी। अब पहेली दो टाइप के होते हैं, एक होता है कठिन पहेली, एक होता है कठिन पहेली और एक होता है आसान पहेली। आसान पहेली, कठिन पहेली जो है इसको कहा जाता है हियाली, हियाली, ठीक है। जबकि जो आसान पहेली होता है उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फांकी। ये दोनों सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी। यहां से भी सवाल जो वो किसी तरह से पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले सवाल की ओर आते हैं। माछी खोजे गाँव घाव और दुश्मन खोजे दाव। तो पहले तो इसके बारे में हम समझेंगे, उसके बाद यह किस कहानी में आया हुआ है, यह कहावत, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो पहला तो है कि माछी खोजे गाँव घाव। देखिए कि माछी हमेशा जो वो क्या खोजेगा, कहाँ पे घाव है वहीं पे जा करके बार बार वो बैठेगा और आपको परेशान करेगा। और दुश्मन खोजे दाव, दुश्मन हमेशा जो वो दाव खोजता है, यानी मौका खोजता है कि कब आपको बोलने के लिए या आपको नीचे गिराने के लिए उसको मौका मिले, वो हमेशा उस मौके का तलाश में रहता है। तो ये दोनों एक साथ बैठता है कि माछी खोजे घाव और दुश्मन खोजे दाव। यह कहावत जो वो किस कहानी में आया है, तो यह कहावत जो है वो उबार कहानी में आया हुआ है। किस कहानी में आया है, तो उबार कहानी में, जो कि सोंध माटी की रचना है ना। सोंध माटी की रचना है, विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया यह कहानी संग्रह है और उसी में आता है उबार कहानी, है ना। और इसका जो मुख्य पात्र है उबार कहानी का वो है झबरू और बिहारी, ये दोनों बाप बेटा हैं, है ना। इनके बारे में आप सभी को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। डॉक्टर विनोद कुमार कौन कॉलेज में पढ़ाबो हत, तो इसका आंसर हो जाएगा रांची कॉलेज, रांची में। विनोद कुमार जी के बारे में बात करें तो दारू हजारीबाग में इनका जन्म हुआ था 1961 में, 1961 ईस्वी में इनका जन्म होता है। माता का नाम सुबती देवी, पिता का नाम इनका मथुरा प्रसाद। जिन्हें 1993 में खोटा रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, खोटा भाषा में गद्य लिखे प्रारंभ भेल है। तो खोटा भाषा में गद्य लिखने की जो रचना, जो प्रारंभ हुआ है वो नाटक से हुआ है। किससे हुआ है, नाटक से हुआ है। यह सवाल कई बार पूछा भी जा चुका है ना। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। पहला नाटक कौन सा है, तो उद्वासल कर्ण आपका जो वो खोटा का पहला नाटक है। ये नाटक भी आपको याद रखने हैं, उद्वासल कर्ण, ये खोटा में लिखा गया पहला नाटक है, श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सोंध माटी कैसन किताब लागे, सोंध माटी जो वो कैसन रचना लागे, तो सोंध माटी जो वो किस प्रकार की किताब है, तो यह कहानी और कविता दोनों प्रकार का रचना है। कहानी संग्रह और कविता संग्रह, इसमें 10 कहानी है और 31 कविता है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखने हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कहानी संग्रह मार करके निकल गए और पता चला कि ये दोनों ऑप्शन भी दिया हुआ था। बाद में आपको जब वहाँ पे OMR रंग लेंगे उसके बाद आपको बाद में पता चलेगा अरे ऑप्शन सी में तो ये दोनों भी दिया हुआ था, हम तो देखे ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। कई बार लोग जो है वो स्टूडेंट जो वो ये गलती कर बैठते हैं कि चारों ऑप्शन वो पढ़ेंगे नहीं, पहला ऑप्शन मार करके वो आगे बढ़ जाएंगे, जबकि ऐसा आपको नहीं करना है। सवाल को आप पूरा पढ़िए, पहले क्या दिया हुआ है। कई बार होता क्या कि इनमें से कौन से सोंध माटी की रचना नहीं है, आपको वहां पे 3 तो दिया हुआ कि है, एक नहीं है। आपने क्या देखा कि पहला में कोई एक रचना देख लिया सोंध माटी का कि उबार मिल गया, चलो उबार तो सोंध माटी का ही रचना है, पहला मार करके निकल गए। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, यहाँ तो बताना था कि कौन सा नहीं है। तो ऐसी भी कई बार जो वो देखा गया है और यहाँ पे भी गलती जो वो छात्र कर बैठते हैं। तो ये सारी गलतियों को आपको दोहराना नहीं है, तभी आप जो वो अच्छा कर पाएंगे। क्लियर है। सोंध माटी के प्रकाशन की बात करें तो 1990 में इसका पहला प्रकाशन हुआ था और 2017 में इसका द्वितीय प्रकाशन आया है। जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड इसका जो वो प्रकाशक के रूप में जाना जाता है। इसमें 10 कहानी और 31 कविता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कौन कौन मूर्धन्य ध्वनिक व्यवहार खोठाए नाय करल जा है। तो इनमें से कौन से मूर्धन्य ध्वनि का प्रयोग जो वो खोठा में नहीं किया जाता है। अब सवाल उठता है कि मूर्धन्य ध्वनि हम कहते किसे हैं, ठीक है। तो आपने त थ द ध दंतना, है ना, इस तरह से पढ़ा होगा, त थ द ध दंतना। तो यहाँ पे क्या है कि दंत और मूर्धन्य, तो यहाँ पे क्या है कि दंत और मूर्धन्य, इसको बोलते हैं मूर्धन्य न और इसको बोलते हैं दंत न, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी, इसको बोलते हैं मूर्धन्य न, इसको बोलते हैं दंत न। तो यहाँ पे पढ़ते हैं तो उसी समय आ जाता है। हम लोग क्या कि थोड़ा उतना शुद्ध उच्चारण नहीं बोलते, हम इसको मूर्धन्ना ना बोलते, मूर्धन्ना और इसको दंतना, जबकि ये मूर्धन्य होता है, ये दंत्य होता है। क्लियर हो गया, इसका शुद्ध उच्चारण है। तालव्य श, इसको हम तालिब सा बोल देते हैं, तालव्य श होता है।
मूर्धन्य श, मूर्धन्य श, और दंत स, इसको बोलते हैं दंत स। कई लोग इसको दंत सा बोल देते हैं, दंत सा मतलब एक ही साथ जोड़ देते हैं मिला करके, है ना। तो अलग अलग सोचते हैं कितना बोलेंगे, एक ही साथ मिला करके चलो बोल के निकल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने। तो खोटा में कुछ ऐसे ध्वनियाँ हैं ना जिसका प्रयोग जो वो खोटा में नहीं किया जाता है। वो कौन कौन से ध्वनि है उनके बारे में हम आपको एक बार कौन कौन से वर्ण का प्रयोग जो वो खोटा में नहीं किया जाता है वो सारे वर्णों को हम लिख दे रहे हैं एक बार। ये सारी चीज़ें आपको एक बार ध्यान में याद रख लेना है। पहला तो इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। खोटा में अंगा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, क्लियर हो गया। खोटा में मूर्धन्य न का प्रयोग नहीं होता है। खोटा में मूर्धन्य इसका स का प्रयोग नहीं होता है ना। इसका तालव्य श, मूर्धन्य श, इसका प्रयोग नहीं होता है। ये छ का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद त्र का प्रयोग नहीं होता है। ज्ञ का प्रयोग नहीं होता है। लि का प्रयोग नहीं होता है। ये सारी चीज़ों का प्रयोग जो वो खोटा में नहीं किया जाता है। ये आपको याद रखना, ये खोटा में प्रयोग नहीं होता है। अगर आपको कहीं पे शुद्ध अशुद्ध अगर छांटना हो तो जहाँ पे ये सारा वर्ण आपको दिखाई दे पहले उसको जो है वो आप हटा दीजिए उस ऑप्शन को। तो कई बार शुद्ध अशुद्ध छांटने में आपको जो वो यहाँ पे मदद करेगा। या तो हो सकता है कि डायरेक्ट आपको वर्ण में ही दे दे कि इनमें से कौन से वर्ण का प्रयोग खोटा में नहीं होता है, या तो फिर कौन वर्ण के खोटाएं प्रयोग नाय करल जा है। खोटा में इस तरह से सवाल आपका बनेगा। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। खोटा में वर्णों की संख्या की अगर बात करें तो कुल 35 वर्ण होते हैं। कहीं कहीं पे आपको 37 वर्ण दिखेगा। इसका कारण क्या है कि दो ऐसे वर्ण होते हैं जिसका प्रयोग कहीं कहीं पे किया जाता है, कहीं पे नहीं किया जाता है। तो जो मानते हैं इसको उसको वो 37 बोलते हैं, जो नहीं मानते इसको वो 35 बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। स्वरों की संख्या खोटा में स्वर वर्ण कितने होते हैं तो 8 स्वर वर्ण होता है। बाकी का कितना बचा तो 27 जो होगा वो आपका व्यंजन हो जाएगा, है ना। व्यंजन जो होगा वो 27 हो जाएगा। कहीं कहीं पे 29 होता है तो 29 और 8 37 हो गया। 27 अगर लेंगे तो 35 होता है। ये दोनों चीज़ें आप याद रखना है। और ऑप्शन में जब आपको देगा ना तो 35 या 37 ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक ही रहेगा। या तो हो सकता है कि दोनों दे दे ऑप्शन में, 35 या 37 इस तरह से ऑप्शन बना करके दे देगा। तो आंसर वहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। व्यथित का अगर उपनाम लगे तो जनार्दन गोस्वामी व्यथित, इनको व्यथित के उपनाम से जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जबकि गोविंद महतो का उपनाम क्या है तो इनका उपनाम जो वो जंगली है। गोविंद महतो जंगली इनका उपनाम है। जबकि विश्वनाथ दशवंधी राज का तो राज उपनाम है, तो यहाँ पे लिख दिया गया है। वासुदेव महतो का उपनाम कोई है क्या? हमें तो नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। अगला सवाल है कि एकर में कौनटा शांति भारत के लिखल संस्मरण लागे। इनमें से कौन सा संस्मरण जो वो शांति भारत के द्वारा लिखा गया संस्मरण है? तो बरवा अड्डा कखय बोर पहले हमने बता दिया। मेघदूत किसकी रचना है तो पांडुरी जी की रचना है, पांडुरी जी के द्वारा लिखा गया। खोटा निबंध ओहदार जी के द्वारा लिखा गया है। जबकि दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा, यह क्या है एक यात्रा वृत्तांत है। यह क्या है यात्रा वृत्तांत है। किसके द्वारा लिखा गया है? चतुर्भुज साहू के द्वारा लिखा गया। और यह यात्रा वृत्तांत भी खोटा गद्यपद संग्रह में ही छपा था 1989 में। ये क्लियर हो गया। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दरअसल ये पुस्तक जो है ना खोटा गद्यपद संग्रह, उसमें से 14 गद्य रचना उसमें प्रकाशित है और 31 लगभग कविता जो है ये शामिल है। तो यहाँ पे कई बार सवाल में कन्फ्यूजन होता है कि बोलते हैं कि कभी इसमें निबंध भी है, कई बार बोलते हैं कि इसमें कहानी भी है, लेख भी है, संस्मरण भी है, यात्रा वृत्तांत भी है, जीवनी भी है और एक एकांकी नाटक भी है, डाह एकांकी नाटक भी है। तो क्या एक ही किताब में सब कुछ शामिल है? तो हाँ, ये सारी रचनाओं का एक संग्रह के रूप में निकाला गया है उस पुस्तक में। और कई सारे साहित्यकारों की कविता भी उसमें शामिल की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले हम सवाल क्या आते हैं। माय के लोर कहानी ककर लिखल लागे। तो माय के लोर, अब देखिए यहाँ पे माय के लोर ऐसा कहानी जो वो आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। या तो बोने के लोर, माय के लोर, ये सभी चीज़ें आपको सवाल जो वो परेशान कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर पहला हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विनोद कुमार की रचना है या सोंध माटी से लिया गया कहानी है। ठीक है, यह सोंध माटी की ही कहानी है। इसमें से 10 कहानी में से एक कहानी जो वो माय के लोर है, जो कि सोंध माटी की दूसरी कहानी है। क्लियर हो गया। पहला कहानी उबार है और दूसरा कहानी जो वो माय के लोर है। अंतिम कहानी जो वो हूब है।
अंतिम कहानी इसका बात करें तो हूब है, जो कि सोंदमाटी की अंतिम कहानी है। क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि माय के लोर की जगह पे अगर पूछ दे सवाल में बोनेक लोर, कि बोनेक लोर किसके द्वारा लिखा, ककर लिखल रचना लगे, तो यह भी कहानी है और इसको लिखा है चित्तरंजन महतो चित्रा ने। और यह छाहर पुस्तक जो है उसमें शामिल किया गया है, छाहर पुस्तक है उसमें शामिल किया गया कहानी है बोनेक लोर, वो चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है। एक और सवाल बनता है कि ढरकल लोर किसके द्वारा लिखा गया है, डीसी राम की रचना है। और सिर्फ लोर अगर पूछ ले, सिर्फ लोर, तो यह जनार्दन गोस्वामी की रचना है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। माय के लोर विनोद कुमार, बोनेक लोर चित्तरंजन महतो, ढरकल लोर डीसी राम। ठीक है, इनका पूरा नाम अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके हमें बताएंगे कि डीसी राम का पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम क्या है, ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और लोर ये रचना जो है वो जनार्दन गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है कि खोठाएं मुहावरा के क्या की कहल जाए, तो खोठाएं मुहावरा के आहना कहल जाए। ठीक है, और पटतेर लोकोक्ति के पटतेर कहल जाए, पटतेर ये लोकोक्ति के कहल जाए और मुहावरा के आहना कहल जाए। क्लियर है। जबकि पहेली के तो हमने देख लिए पहले। ठीक है, पहला तो आसान पहेली के हियाली और कठिन पहेली के फांकी कहल जाए, बाकी के जनकहानी सुनकहानी वो सब तो हमने देख लिया है। खोठाएं व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है, तो व्यंजन वर्ण की संख्या यहाँ पे पूछा जा रहा है, ना कि स्वर का पूछा जा रहा है। स्वर पूछता तो 8 और व्यंजन 27 या 29, जो भी आपको ऑप्शन में दिखे वो आंसर आप कर दीजिएगा। कई जगह पे आपको 27 मिलेगा, कहीं पे 29 मिलेगा, ये दोनों चीज़ों में आपको ध्यान रखना है ना। कहीं पे आपको जोड़ेंगे 27 और 8 जोड़ेंगे तो 35 होगा, और 8 और 29 जोड़ेंगे तो 37 होगा। तो ये दोनों में से ही, क्योंकि ताड़न ड और ढ का प्रयोग जो वो कुछ लोग जो वो मानते हैं तो उसको, जिसको उच्छित वर्ण बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, हम एक बार बता देते हैं आपको। ये ड और नीचे यहाँ पे बिंदु है, इसको ताड़न चिन्ह बोलते हैं, ताड़न जात चिन्ह बोलते हैं इसको, है ना। और ये ड है तो इसको बोलते हैं उच्छित वर्ण, या इसको द्विगुण वर्ण बोला जाता है ना। खोठा में से द्विगुण वर्ण बोला जाता है। तो द्विगुण वर्ण को अगर जोड़ लिया जाए तो वर्णों की संख्या जो होता है वो कितना हो जाता है, 37 हो जाता है। ठीक है, और इसको नहीं अगर वहाँ पे कितना हो जाता है, 39 हो जाता है अगर जोड़ा जाता है तो, नहीं 37 होता है हाँ, और अगर नहीं जोड़ा जाता है तो 35 होता है। ठीक ना, क्योंकि 8 तो होता है स्वर वर्ण, अगर 28 इसमें जोड़ देंगे तो 27 जोड़ देंगे तो 27 और 8 35 होगा, और 29 और 8 जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। एक बार फिर से हम क्लियर कर देते हैं, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे आप। 8 हो गया स्वर, ठीक है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितना होता है, या तो 27 या तो फिर 29। ठीक है, अगर यहाँ पे ड और ये ढ ये दोनों शामिल है, यहाँ पे शामिल नहीं है ये। ठीक है, तो अगर इन दोनों को देखेंगे तो देख लीजिए 27 और 8 कितना हो गया, 35। तो इस केस में 35 होता है, और इस यहाँ से जोड़ते हैं तो इस केस में ये 37 होता है। ये दोनों चीज़ें आपको स्पष्ट याद रखनी है। कांचा कर उल्टा की होते, कांचा के उल्टा पाकल होते। खोठा भाषा में स के ओजी प्रयोग करल जाए, तो खोठा में स के बदले में स का प्रयोग होता है, ख का प्रयोग भी होता है। जैसे धनुष, तो धनुष ये खोठा में गलत होता है, इसको हम लिखेंगे धनुख। या तो धनुख बोल सकते हैं, या तो फिर इस स का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, इस स का प्रयोग कर सकते हैं। खोठा में केवल एक स का प्रयोग होता है, वो दंत्य स का प्रयोग होता है। क्लियर, याद रखेंगे। ना ही तालव्य स का प्रयोग होता है, ना ही मूर्धन्य स का प्रयोग होता है, केवल दंत्य स का प्रयोग किया जाता है खोठा के वर्णों में। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर होगा डी हो जाएगा, यानी स और ख दोनों का प्रयोग होता है। ठीक ना। खोठक भाषा पहिल पत्रिका का नाम बतावा, तो पहिल पत्रिका की बात करें तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा तितकी पत्रिका, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर पत्रिकाओं में बात करें तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे मातृभाषा है, तो मातृभाषा पत्रिका जो है यह धनबाद से प्रकाशित हुआ था, और पांडुरी जी के द्वारा इसका संपादन किया गया, पांडुरी जी के द्वारा। पांडुरी जी मातृभाषा, खोरठा पत्रिका और तितकी पत्रिका, ये 3 पत्रिका का संपादन ये कर चुके हैं। इंजोर पत्रिका की बात करें तो यह देवघर से प्रकाशित होता था, कहाँ से, देवघर से, और धनंजय प्रसाद जो वो इसके संपादक के रूप में जाने जाते हैं। करील पत्रिका के बारे में बात करें तो करील पत्रिका और माझी रांची से प्रकाशित होता है, इसके 3 संपादक के रूप में अभी तक हमको
पता है, जैसे BN ओहदार, PN महतो और दिनेश दिनमणि, ये 3 साहित्यकार के द्वारा इसका जो है वो संपादन किया जा चुका है। जबकि तितकी पत्रिका 4 जगह से प्रकाशित होता था, बरवा अड्डा, कतरास, बोकारो और रामगढ़। ठीक है, कुछ ऐसे पत्रिका हैं जैसे लुवाठी पत्रिका, इसका जो लुवाठी पत्रिका है ना, ये एक ऐसी पत्रिका खोटा में माना जाता है जो कि रेगुलर जो वो प्रकाशन के रूप में जाना जाता है, रेगुलर इसका संपादन होता है। बाकी की अन्य पत्रिकाएं क्या कि नियमित नहीं देखा गया है, छपता है, कभी प्रकाशित हुआ, कभी बंद हो गया, कभी प्रकाशित हुआ, बंद हो गया, इस तरह से देखा गया। लेकिन लुवाठी पत्रिका जब से शुरुआत हुआ है तब से ये लगातार जो वो देखने को मिला है, इसका संपादन, इसका लगातार प्रकाशन होता रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, और ये पत्रिकाओं के नाम है अलग अलग। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है, इंजोर पत्रिका कौन जगह से प्रकाशित हुआ बोले तो देवघर, एक उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आखिर गीत कैसन संग्रह लागे, तो आखिर गीत जो वो कविता संग्रह लागे। ठीक है, इसमें 71 कविता है और 11 छनिकाएँ हैं। किसकी रचना है, तो पांडे जी की रचना है। 2011 में इसका प्रकाशन होता है। रचना हालांकि इसका 1963-64 में ही कर लिया गया था, लेकिन इसका जो प्रकाशन आता है वो 2011 में आता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। खोटा निबंध कहाँ के प्रकाशन भेल रहे हैं, खोटा निबंध कहाँ से प्रकाशन भेल रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा जनजातीय भाषा अकादमी, बिहार सरकार, रांची से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। और खोटा निबंध BN ओहदार की रचना है। दो पहला जोनरा कहानी ककर लिखा लगे, तो दो पहला जोनरा यह कहानी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो यह जो वो विनोद कुमार की रचना है, सोंध माटी में प्रकाशित यह रचना है। और इसका दो पहला जोनरा, इसमें से आपने एक किसना जो है वो यहाँ पे जो वो आपने एक पात्र के बारे में पढ़ा होगा, इस कहानी को आपने पढ़ा होगा, दो पहला जोनरा, कैसे दिक्कत होता है, उसकी माँ जो है वो बचा करके रखती है कि मुसीबत में जो वो काम आएगा, दो पहला जोनरा, जब तबीयत खराब हो जाता है इसका, है ना, किसना का, तो उस समय जो वो डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए वो 5 रुपये में जो वो बेच देती है, और 6 रुपये में वो सूप वगैरह दौरी जो वो बेचती है उसके माता पिता। और जो वो डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर जो मात्र 2 रुपये में इलाज कर देता है कृष्णा का। वहाँ पे डॉक्टर जो वो थोड़ा अपना एक दयालुता अपना दिखाते हैं, और इस तरह से इलाज जो वो मात्र 2 रुपये में वो कर देते हैं कृष्णा का। तो ये सारी चीज़ें कहानी आपने पढ़ा होगा, इसमें से हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। खोटा में केकर भाषा के शब्द ज़्यादा पावल जाए, तो इसमें कुड़ुख के भाषा, जो उरांव की भाषा है कुड़ुख, उसके शब्द जो वो खोटा में ज़्यादा पाए जाते हैं इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन में से। हुब के अर्थ बतावा, तो हुब का अर्थ क्या होता है, उत्साह होता है। आंसर हो जाएगा बी। जे रक्षक से भक्षक कविता ककर लिखल लागे, तो यह कविता जो वो किसके द्वारा लिखा गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा संतोष कुमार महतो। एक मौनी फूल जो है इनके द्वारा लिखा गया एक कविता संग्रह है। एक मौनी फूल जो इन्हीं के द्वारा लिखा गया एक कविता संग्रह है, जिसमें से कुल 31 कविताओं का ये संग्रह है। क्लियर हो गया। 1986, 1988 और 2003 में 3 बार इसका जो प्रकाशन हो चुका है। रामधन प्रकाशन के द्वारा इसका जो प्रकाशक के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, गोविंद लीलामृत के रचनाकार लागत। गोविंद लीलामृत के रचनाकार लागत, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राजा दलील सिंह। राजा दलील सिंह जो वो खोटा के पुराने साहित्यकारों में से एक माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि खोटा के साहित्यिक मतलब कह सकते हैं कि अगर रचनाओं की बात किया जाए तो पहला बार जो लिखित प्रमाण जो मिलता है ना, वो राजा दलील सिंह की रचनाओं से ही मिलता है। एक रचना आपने इनके बारे में सुना होगा, शिव सागर जो वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया एक चर्चित रचनाओं में से एक माना जाता है, जिसमें से माना जाता है कि लगभग 12,000 दोहा का ये संग्रह है। 12,000 दोहों का ये संग्रह है, तो ये अपने आप में एक अद्भुत रचना माना जाता है शिव सागर। इनके द्वारा और रचनाएं अगर बात करें तो राम रसामन, राज रहस्य, गोविंद लीलामृत, ये सभी रचनाएं जो वो राजा दलील सिंह के द्वारा ही लिखा गया है। राजा दलील सिंह के पुत्र थे जिनका नाम था रुद्र सिंह। रुद्र सिंह के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था ज्ञान सुधाकर। तो हो सकता है कि यह सवाल पूछ ले कि ज्ञान सुधाकर जो पुस्तक है इसकी रचना किसके द्वारा किया गया, तो राजा दलील सिंह के पुत्र थे रुद्र सिंह, उन्हीं के द्वारा इसकी रचना की गई है। जबकि राजा दलील सिंह के दरबारी कवि थे पद्मदास, इनके द्वारा एक रचना लिखा गया है जिसका नाम है काव्य मंजरी। तो यह भी रचना आपसे पूछा जा सकता है ना, ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बागदेव सिंह की अगर बात करिए तो रामगढ़ राज्य की राजधानी 1368 ईस्वी में इसकी स्थापना जो है वो इन्हीं का श्रेय जाता है, बागदेव सिंह का। सिंहदेव सिंह के साथ में ये दोनों ने मिल करके, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। पहले तो ये नागवंशी राजाओं के यहाँ रहा करते थे। श्रीनिवास पांडे के बारे में तो आप सभी को पता ही है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। उबार कहानी केकर लिखल लागे। तो उबार कहानी जो वो विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। सोंध माटे की ये पहली कहानी है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। डाह नाटक का मुख्य पात्र है गए। डाह नाटक का मुख्य पात्र यहाँ पे अब आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला तो बता दें कि डाह नाटक के लेखक कौन है। तो डाह नाटक के लेखक है सुकुमार। डाह नाटक के लेखक कौन है। तो सुकुमार के द्वारा लिखा गया है डाह नाटक। क्लियर हो गया। कब इसका प्रकाशन होता है। तो इसका प्रकाशन 1992 में, 2010 में और 2019 में, ये 3 बार इसका प्रकाशन हो चुका है अभी तक। ठीक है, पहला प्रकाशन बोले 1992, दूसरा 2010 और तीसरा 2019। कुंती देवी भेंड्रा इसका जो वो पब्लिकेशन रहा है। कुंती देवी भेंड्रा बोकारो इसका जो वो प्रकाशक के रूप में जाना जाता है। इस नाटक के भूमिका लेखक जो वो शिवनाथ प्रमाणिक है। भूमिका लेखक कौन, किसने भूमिका लिखी है इस नाटक का। तो शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा इस नाटक की भूमिका जो वो लिखा गया है। क्लियर हो गया। इस नाटक के मुख्य पात्र जो वो विवेक जो इस नाटक के मुख्य पात्र हैं। आज ही हमने उसका वीडियो जो वो अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। वहाँ पे पूरा कंप्लीट आपको डाह नाटक के बारे में सारा चीज़ बताया गया है और साथ ही साथ 100 महत्वपूर्ण प्रश्न भी हमने वहाँ पे पूरे नाटक से, पूरा कह सकते हैं कि पूरे नाटक को खंगाल करके जो 100 प्रश्न बन सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, वो सारे प्रश्नों को हम लोगों ने आपके बीच में रख दिया है। तो चाहे तो उस वीडियो को देख लेंगे तो पूरा डाह नाटक कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ हो सकता है कई लोगों ने इस वीडियो को देखने के पूर्व में उस वीडियो को देखा भी होगा, तो आप बता देंगे कि कैसा लगा वो वीडियो देखने के बाद। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ओद दीदा कहानी कौन किताबें शामिल है। तो ओद दीदा कहानी के बारे में अगर बात किया जाए तो यह जो शामिल है वह किस में शामिल है। तो ओद दीदा जो वो सोंध माटी की रचना है। ठीक है, ओद दीदा जो शामिल किया गया है यह सोंध माटी की रचना है और सोंध माटी को विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। ये एक पुस्तक है ना, जिसमें से 10 कहानी है। तो उसी में से ओद दीदा भी एक कहानी है। और ओद दीदा के बारे में तो आप सभी को पता ही है कि इसके मुख्य पात्र कौन है। तो ओद दीदा के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके मुख्य पात्र कौन है, तो चानो वाली, आपने नाम सुना होगा, है ना, चानो वाली, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो चानो वाली जो है वो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं ओद दीदा के। इसके 3 बच्चे भी होते हैं। तीनों बच्चे के नाम नाम हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। एक का नाम, बेटा का नाम कोल्हा रहता है, बाकी के बेटी का नाम जो वो थोड़ा सा एक का नाम रेशमी रहता है। हाँ, एक का नाम रेशमी रहता है, एक का नाम जीरवा रहता है, याद आ गया। एक का नाम रेशमी है, एक का नाम जीरवा है और बेटा का नाम कोल्हा है ना। ये 3 बच्चे रहते हैं, ये 3 बच्चे इसके रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चानो वाली के। बाकी के सारी चीज़ें आप सभी को पता ही होगा कहानी में। छाहर के लेखक कौन है, चित्तरंजन महतो हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। एखनु हमर काने नूपुर कविता में कौन ऋतु वर्णन करल गेल है। तो अगर में जो वो बसंत ऋतु का वर्णन जो वो किया गया है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और एखनु हमर काने नूपुर यह आंखिक गीत से लिया गया कविता है। आंखिक गीत जो कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो आंखिक गीत जो लिखा गया वो पाणिनि जी के द्वारा लिखा गया है। औसत शब्द के सही रूप छांटा। औसत अगर लिखना हो खोठा में तो कैसे लिखेंगे। तो खोठा में इसको हम ऐसे लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमने बोला कि खोठा में 8 स्वर होते हैं, लेकिन खोठा में कौन 8 स्वर होते हैं वो हमने नहीं बताया आपको। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर जो वो अच्छे से समझ पाएंगे। अमिया अ, हरस्व ई, दीर्घ ई, हरस्व उ, दीर्घ उ, ए और ओ, ये 8 वर्णों का प्रयोग जो वो खोठा में किया जाता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 2 वर्ण नहीं दिख रहा होगा। ऐसे तो 12 खड़ी में आपको 4 नहीं दिख रहा होगा, है ना। अंग और अह, इसका भी प्रयोग जो वो खोठा में नहीं किया जाता है। ये दोनों का भी प्रयोग जो वो नहीं किया जाता है। और साथ ही साथ 2 चीज़ और जो नहीं दिख रहा वो है, एक है आय और एक है औ। ये दोनों का भी प्रयोग जो वो खोठा में नहीं किया जाता है। क्लियर हो गया। अब आय और औ का प्रयोग नहीं होता तो उच्चारण अगर हम औरत कैसे लिखेंगे भाई। तो औरत तो उच्चारण में औ आ रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे। तो बता दें कि अगर आपको ऐनक लिखना हो, ऐनक, तो ऐसे तो ऐनक इस तरह से लिखाता है, लेकिन खोठा में ये गलत होता है। खोठा में अगर आपको ऐनक लिखना हो तो आपको लिखना पड़ेगा ऐनक, यानी ऐ के जगह पे आपको अ और हरस्व ई, ये इसका प्रयोग जो वो खोठा में ऐ के जगह पे करना पड़ेगा। किसके जगह पे, ऐ के जगह पे।
अब औ के जगह पे क्या प्रयोग करना पड़ेगा, अगर आपको औ लिखना हो तो इसके जगह पे क्या करना पड़ेगा, अ और उ का प्रयोग करना पड़ेगा। याद रखें यहाँ पे ह्रस्व उ का प्रयोग करना है, इसीलिए औरत, 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 तो इस तरह से औरत लिखेंगे, औरत, औसत, है ना, ये सारी चीजें आपको ये इस तरह से लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप समझ में आ गया होगा। श्रीनिवास पांडे के लिखल कविता लागय, श्रीनिवास पांडे के लिखा इसमें से कौन सा कविता है, हामिल सब एक। उद्वासल कर्ण की अर्थ बतावा, इसका अर्थ हो जाएगा उपेक्षित कर्ण। बाकी के उद्वासल कर्ण के बारे में आप सभी को पता चल गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर आते हैं। बता दें कि उद्वासल कर्ण के बारे में हमने बता दिया, इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपेक्षित कर्ण हो जाएगा। इसमें से कुछ कुछ पात्रों के बारे में आपको याद रखनी है। पांडे जी के द्वारा तो पहला यह लिखा गया एक नाटक है जो कि खोटा नाटिका, यह पहला नाटक है। इसमें कुछ पात्र के बारे में आपको याद रखना है, सुयस, अपयस, सुयस, अपयस। उसके बाद आपको याद रखना है एक ठो और पात्र याद रखना है, तरुण, तरुण। उसके बाद एक पात्र याद रखना है, सोनी आर मीरा, सोनी आर मीरा। ये कुछ पात्र आपको याद रखने, यहाँ से प्रश्न जो वो पूछे जा सकते हैं कि ये पात्र जो वो किस नाटक से लिया गया है। तो ये सारे पात्र जो वो उद्वासल कर्ण से ही लिया गया पात्र है। अगर बात किया जाए उद्वासल कर्ण के नाटक का किसके संवाद से शुरू होता है यह नाटक, तो कुंती के संवाद से यह नाटक की शुरुआत होती है। और अंत किसके संवाद से होता है, तो कर्ण के संवाद से इस नाटक का अंत होता है। ये दोनों चीज भी आपको याद रखनी है, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। हालांकि हम उद्वासल कर्ण अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, उस पर जब हम वीडियो लाएंगे। उद्वासल कर्ण नाटक थ्योरी हमने पढ़ लिया है, थ्योरी कंप्लीट लगभग आपको 1.5 से 2 घंटे का वीडियो है, उसमें से कंप्लीट हम लोग पूरा नाटक हम लोगों ने पढ़ा है। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, खोटा नाटक के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। लेकिन इसका MCQ हम लोग नहीं लाए हैं, तो MCQ जो वो इसमें से 2 नाटक हम लोगों का बच गया है, डाह नाटक और अजगर, ये दोनों तो हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोगों के पास 2 नाटक और बचा है, चाबी काठी, जो कि दोनों पांडे जी का नाटक बचा हुआ है, चाबी काठी और उद्वासल कर्ण, ये दोनों नाटक हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे। मास्टर गुला पढ़वे लागल हथिन, ये वाक्य गुला कैसन शब्द लागे, तो यह गुला जो बहुवचन शब्द है ना। मास्टर गुला, यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि केवल एक किस मास्टर की बात की जा रही है। जहाँ पे केवल एक का बात हो तो वो एक वचन होगा, और जहाँ पे एक से अधिक की बात किया जाए तो वहाँ पे बहुवचन होगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। खोटा में स्वर वर्ण कर संख्या कितना है, तो स्वर वर्ण में अभी हमने बताया 8, और 8 हमने गिना भी दिया कौन कौन सा है, हम यहाँ पे दोबारा नहीं गिनाएंगे। पूटी और पालू में कैसा नाता है, तो दोनों में पति पत्नी का नाता रहता है, पूटी और पालू। यह एक शब्द चित्र है, यह क्या है, यह एक शब्द चित्र है, और किनके द्वारा लिखा गया, तो A.K. झा जी के द्वारा यह लिखा गया एक शब्द चित्र है। ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, डाह नाटक के पहिल प्रकाशन कहिया भेल रहे, तो डाह नाटक का 3 प्रकाशन हुआ, 1992, 2010 और 2019। ये तीनों प्रकाशन आपको याद रख लेने हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। खोटा केंद्रीय क्षेत्र ककरा मानल गेल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेटरबार और कसमार को। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कविता पुराण के साहित्यकार हके, तो कविता पुराण के साहित्यकार की अगर बात किया जाए तो यह इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा A.K. झा। A.K. झा जी के द्वारा लिखा गया यह एक बाल विषय पर कविता संग्रह है, बाल विषय पर लिखा गया यह कविता संग्रह है कविता पुराण। इसको 1995 ईस्वी में A.K. झा जी के द्वारा लिखा गया था। 1995 ईस्वी में A.K. झा जी के द्वारा यह लिखा गया एक क्या है, बाल साहित्य है ना, बाल विषय पर कविता है, ये आपको याद रखने। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। दू पहला जोनरा कहानी कौन कौन पात्र के नाम आयल है, तो दू पहला जोनरा में कौन कौन से पात्र के बारे में यहाँ पे जो है वो नाम आया है। तो पहले तो एक किसना के माँ बाप, यहाँ पे इसके बारे में तो पता चल गया, और डॉक्टर जो का नाम रहता है वो कन्हैया कुमार रहता है, और डॉक्टर कन्हैया बाबू और विनय, डॉक्टर विनय। कन्हैया बाबू इन्हीं के पास में 6 रुपया में जो वो दौरी सूप बेच करके अपने बेटे का इलाज के लिए, किसना का इलाज के लिए जाते हैं, और दू पहला जोनरा जो उसकी माँ रखती है वो 5 रुपये में दू पहला जोनरा बेच देती है, यानी एक पहला 2.5 रुपया में, ठीक है। दो पहला जोनरा जो वो 5 रुपये में बेचती है, 11 रुपया जमा करती है, इलाज के लिए जाती है डॉक्टर विनय के पास, लेकिन डॉक्टर विनय दयालु होते हैं,
ये मात्र 2 रुपये में इलाज कर देते हैं। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में आप सभी को पता चल गया होगा। अगला सवाल देखते हैं, सोंध माटी में कई गो कहानी कविता है, तो इसके बारे में हम लोग पहले देख लिए, 10 कहानी और 31 कविता है। नाच मुंडरी नाच रे, नाच मुंडरी नाच रे कौन भावे कविता लागे, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस भाव का यह रचना है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेम भावे के रचना लगे। ठीक है, यह किससे लिया गया, किस कविता संग्रह से लिया गया, तो आंखिक गीत जो पांडे जी के द्वारा जो लिखा गया है, आंखिक गीत जो कविता संग्रह है उसी से लिया गया यह नाटक है, नाच मुंडरी नाच रे। जबकि एक और है नाच बांदर नाच रे, यह कविता भी जो है वो आंखिक गीत से ही लिया गया है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, और दोनों जो वो श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा लिखा गया आंखिक गीत से लिया गया। एक आंखिक गीत में बात करें तो 71 कविता है कुल, और 11 इसमें क्षणिकाएँ, 2011 में इसका प्रकाशन हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, दामोदरी कोराय काव्य में कई गो सर्ग हैं, तो दामोदरी कोराय में कुल 6 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 6 सर्ग हैं, जिसमें से नाम अगर बता दें तो मेला, सरंची कमल, राजवैद, हून, अमर चाटान और हड़पा, ये 6 जो है इसमें सर्गों का प्रयोग जो वो किया गया है। यानी 6 अलग अलग खंडों में जो वो बांट करके इस पूरे खंड काव्य को जो वो तैयार किया गया है। ठीक है, प्रबंध काव्य या इसे खंड काव्य भी कहा जाता है, यानी 6 खंडों में जो वो इस पूरे साहित्य को जो बांटा गया है। दामोदरी कोराय रचना जो उसको अलग अलग जो वो विभाजित किया गया है। इसकी रचना अगर बात करें, प्रकाशन की अगर बात करें तो 1986 ईस्वी में इसका जो प्रकाशन हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। खोटा साहित्य संस्कृति परिषद भतुआ बोकारो के द्वारा इसका जो प्रकाशक के रूप में जाना जाता है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, जिंदगी के नाभान कविता ककर लिखल लागे, तो जिंदगी के नाभान यह जो वो ए.के. झा जी की रचना है। खोटा गद्य पद्य संग्रह आपने पढ़ा, माफ कीजिएगा, खोटा काठे पैदेक खंडी, खोटा काठे पैदेक खंडी जो वो ए.के. झा जी के लिखल कविता संग्रह है। और ओकरे में एक आयल कविता है जिंदगी के नाभान, और ये कविता कब लिखायल गेल है, तो 1967 ईस्वी में ए.के. झा जी लिखल हथिन, है ना, ए.के. झा जी लिखल हथिन 1967 ईस्वी में। जकर अर्थ वो जिंदगी के नाभान के अर्थ की वो जिंदगी के ढलान, है ना, जिंदगी के ढलान। अगला सवाल है, चोर डाकू और लुटेरा, है ना, चोर डकैत लुटेरा या चोर डाकू और लुटेरा, दुइयों अलग अलग ना है, एक ही चीज़ है ना। तो अगर मैं कैसन कहानी लगा, तो यह एक मन सोचा कहानी है, एक मनोवैज्ञानिक किस्म का कहानी है, जिसमें से एक व्यक्ति बैठ करके वो सोच बैठल रहते हैं, है ना, कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे क्या ये हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें इस कहानी में बताया गया है। बाकी की चोर डाकू और लुटेरा अगर बात करें तो यह किस कहानी संग्रह से लिया गया, तो यह छाहर पुस्तक से लिया गया, यह कहानी संग्रह है, छाहर से लिया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा छाहर पुस्तक से लिया गया एक कहानी है। आगे बढ़ते हैं, और अगर बात किया जाए चोर डाकू और लुटेरा के बारे में, अगर इस कहानी के बारे में बात करें तो हरखू इसका जो वो पात्र है ना, हरखू जो इसका पात्र है, एक मुख्य पात्र। एकर में कौन खोटा निबंध बी.एन. औधार के लिखल है, इनमें से कौन सा खोटा निबंध जो वो बी.एन. औधार के द्वारा लिखल है, तो इसका पहला जो है वो बैजका बगरा काम कम पहला होगा। बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा, ये भी लिखा गया है। और फूल कर परब, सरहुल और तकर प्रासंगिकता, तो ये तीनों जो निबंध है वो बी.एन. औधार जी के द्वारा लिखा गया है, या खोटा निबंध में शामिल निबंध है। इसमें से कुल 12 निबंध शामिल किए गए हैं, खोटा निबंध में कुल 12 निबंध है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। डोवानी कर माने की हो, तो डवानी का अर्थ होता है भीतरे भीतरे कांदेक, भीतरे भीतरे कल्पेक और वरुण कर रदरन, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सभी आंसर हो जाएगा सही। जिंदगी डुबानी यानी जीवन का रोना, है ना, इसका हिंदी अगर अर्थ निकाले तो इसका जिंदगी डुबानी आपने एक पढ़ा होगा कहानी, जो कि सोंध माटी में शामिल एक कहानी है, जो कि विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया कहानी है जिंदगी डुबानी। तो वहाँ पे यही वहीं से लिया गया शब्द है डुबानी, जिसका अर्थ होता है रोना। तो जीवन का रोना जिंदगी डुबानी उसका अर्थ होता है। कवि एक मौनी फूल कविता संकलन ने ककर प्रार्थना करल हत, तो कवि जो वो एक मौनी फूल में ककर प्रार्थना करल हत, तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैजका बगरा काम कम पाठ ककर लिखल लागे, तो बैजका बगरा काम कम यानी बोलने वाला बहुत बोलता बहुत है, काम बहुत कम कर रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काम करने उसको लगाइएगा, बात बहुत करेगा लेकिन काम वो नहीं करेगा, काम थोड़ा बहुत करेगा और बात इतना बड़ा बड़ा करेगा कि जैसे लगता है कि कितना वो काम कर रहा है, लेकिन वास्तविक रूप में वो बातें अधिक करता है, कम बहुत काम जो वो बहुत कम करता है। तो
अगर बात किया जाए कि यह पाठ जो वो केकर लिखल लागे, बैचका बगरा काम कम, तो यह बीएन ओहदार के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। खोटा निबंध में यह शामिल निबंध है। गंगटोक जाए में कौन नदी कछारे जाए पड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीस्ता। तीस्ता। अगर यहाँ पे बात करें तो यह एक यात्रा वृत्तांत लिखा गया था, दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा। दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा यह चतुर्भुज साहू के द्वारा लिखा गया यह यात्रा वृत्तांत था, जिसमें से अपने कॉलेज के कुछ विद्यार्थियों को लेकर के वो जाते हैं इस यात्रा में, है ना। तो ये 2 बार इस यात्रा में जाते हैं इसमें से। और दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा खोटा गद्यपद संग्रह जो कि 1989 में प्रकाशित हुआ था, उसमें शामिल भी यह यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। और दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा खोटा का पहला यात्रा वृत्तांत भी माना जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखने। उद्वासल कर्ण नाटक के कई गो दृश्य आयल है, तो उद्वासल कर्ण में 11 दृश्य हैं कुल, जबकि इसमें अंक का कोई वैसा जिक्र तो नहीं मिलता है, लेकिन जब अंक का जिक्र नहीं मिलता तो मान सकते हैं कि 1 अंक है, या तो वैसा कोई अंक का जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे दृश्य जो वो 11 दृश्य दिखाया गया है। ठीक उसी प्रकार से चाबी काठी, तो चाबी काठी में भी आपको अंक नहीं मिलेगा, चाबी काठी में भी जो है वो अंक नहीं दिखता है, सीधा जो वो 20 दृश्य दिखता है। चाबी काठी नाटक में 20 दृश्य दिखता है। लेकिन दो और नाटक की बात करें, जैसे अजगर, तो अजगर में 3 अंक है और 16 दृश्य। ठीक उसी प्रकार से अगर बात करें डाह नाटक, तो डाह नाटक में 3 अंक है और 11 दृश्य है। तो ये सभी में क्या है कि हमको स्पष्ट पता चलता है, लेकिन चाबी काठी और उद्वासल कर्ण में अंक जो वो क्लियर नहीं लिखा गया है कि कितना अंक में वो दृश्यों को जो विभाजित किया गया है, ठीक है। तो अगर सवाल में बने, अगर वैसा ऑप्शन आपको दिखाई दे कि अंक के पता ना चलो है, तो वहां पे आप उसका आंसर जो वो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है, पपीता खेती कविता ककर लिखा लगे। तो यह कविता जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो संतोष कुमार महतो के द्वारा एक मणि फूल में यह कविता जो वो शामिल कविता है, एक संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया कविता है। सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता ककर लिखा लगे, तो यह विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया एक निबंध है, जो कि खोटा निबंध में यह शामिल निबंध है। खोटा निबंध संग्रह जो पुस्तक है उसी में शामिल एक निबंध है। एकर में कौन निबंध टा बीएन ओहदार के लिखल नाय लागे, तो हाँ मैं खड़ा हूँ बिल्कुल है। छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट यह भी है। खोटा लेखन परंपरावादी न जनवादी ये तीनों तो है, लेकिन संस्कृति का झगड़ा यह जो वो एक कहानी है जो कि शब्दचित्र के करीब माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी से ज़्यादा शब्दचित्र जैसा लगता है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो बता दें कि यह जो वो चित्रंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है, जिसमें ये छाहर पुस्तक में शामिल एक कहानी है। और इसमें से मुख्य रूप से जो दिखाया गया वो नई और पुरानी संस्कृति के बीच में जो वो यहाँ पे टकराव दिखाया गया, दोनों के बीच में तुलना किया गया है कि कौन अपने आप में दिखाता है कि कौन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, पुरानी संस्कृति अच्छी है कि नई संस्कृति है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस कहानी में बताया गया है। अगला सवाल है, उद्वासल कर्ण नाटक कौन बछरेक लिखल लागे। उद्वासल कर्ण नाटक की बात किया जाए तो इसका प्रकाशन तो बाद में होता है ना। उद्वासल कर्ण नाटक की अगर बारे में बात करें तो इसका प्रकाशन तो बाद में होता है, लेकिन अगर बात किया जाए कि इस नाटक का लिखा कब गया, तो क्या होता है कि श्रीनिवास पांडे शुरुआत में क्या किया कि कई नाटकों को इन्होंने जो वो लिख दिया, लिखने के तो अपने कॉपी में या कई जगह पे लिख दिए, लेकिन इसका प्रकाशन जो वो नहीं हो पाया। प्रकाशन इसका कब होता है, तो इसका प्रकाशन जो वो 2012 में इसका पहला प्रकाशन आता है, 2019 में इसका दूसरा प्रकाशन आता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखना है कि नारायण महतो जो है इस नाटक के भूमिका लेखक भी माने जाते हैं, नारायण महतो, और साथ ही साथ इसके प्रकाशक के रूप में भी माने जाते हैं नारायण महतो। इन्हीं के कह सकते हैं कि इन्हीं के नेतृत्व में जो वो उद्वासल कर्ण नाटक का पहला मंचन भी किया जाता है बरवा अड्डा धनबाद में, इन्हीं के नेतृत्व में। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इसको लिखा गया था 1963 में, जबकि इसका प्रकाशन कब हुआ, 2012 में, और 2019 में इसका दूसरा प्रकाशन आता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका पहला प्रकाशन कब आया था, 2012, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तेल मालिश कविता कौन किताबें आयल है। तो तेल मालिश की अगर बात किया जाए तो यह एक मौनी फूल में आया हुआ कविता है। एक मौनी फूल को किसने लिखा है, तो संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है। जबकि आँखी गीत यह किसकी रचना है, तो आँखी गीत को पांडुरी जी के द्वारा लिखा गया है। खोटा काठे पैदे खंडी, खोटा काठे पैदे खंडी अगर बात किया जाए तो यह ए के झा जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने हैं। जबकि एक पथिया डोंगल में हुआ, या शिवनाथ परमाने की रचना है। आगे बढ़ते हैं। जिंदगी डोबानी शीर्षक कहानी के मुख्य पात्र के नाम बतावा। जिंदगी डोबानी शीर्षक कहानी के मुख्य पात्र के नाम बतावा। इस कहानी के मुख्य पात्र अगर बात करें तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा जंगली, जो कि एक शिक्षित बेरोजगार युवक की कहानी इसमें जो वो दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने इस कहानी के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, श्रीनिवास पांडे जी सिराल तारीख है, यानी किस दिन उनका जो वो निधन हो गया। तो 7 अक्टूबर 1986 को इनका जो वो निधन हो गया। जबकि जन्म अगर बात करें तो 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को श्रीनिवास पांडे जी का जन्म हुआ था 1920 ईस्वी में। हाल ही में 2020 ईस्वी में इनका जो वो शताब्दी मनाया गया है, इनका है ना निधन का शताब्दी वर्ष भी मनाया गया है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को श्रीनिवास पांडे सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संतोष कुमार महतो के जन्म कौन जिला भेल है। तो संतोष कुमार महतो का जन्म की अगर बात करें तो गांगजोरी बोकारो में इनका जन्म होता है 2 सितंबर 1930 ईस्वी को। 2 सितंबर 1930 ईस्वी को जो इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? गांगजोरी बोकारो में इनका जन्म होता है। इनके माता का नाम छोटमणि देवी, जबकि इनके पिता का नाम तालो महतो था। संतोष कुमार महतो का निधन 24 नवंबर 2013 को इनका निधन जो वो हो गया है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी, ये दोनों इतने फैक्ट आपको कहीं से भी प्रश्न जो वो पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न की ओर। भगजोगनी उपन्यास लिखवैया का नाम बतावा। तो भगजोगनी उपन्यास आपको जेएसएससी सीजीएल में पढ़ना तो नहीं है, लेकिन अगर आप आने वाले समय में अगर झारखंड दरोगा का वैकेंसी आता है तो दरोगा में क्या है कि यहाँ पे आपको ये सारा सिलेबस जो वो शामिल किया गया है। भगजोगनी उपन्यास वहाँ पे आपको पढ़ना है। तो ये रचना जो लिखा गया वो विश्वनाथ दसोंधी राज के द्वारा लिखा गया है, और ये दरोगा परीक्षा में यह सिलेबस में जो वो शामिल किया गया उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अजगर नाटक के लिखलत। तो अजगर नाटक जो वो विश्वनाथ दसोंधी राज के द्वारा ही लिखा गया नाटक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। बात करें तो 2004 में इसका पहला प्रकाशन आया था अजगर नाटक का। 2004 में इसका पहला प्रकाशन आता है और 2020 में इसका जो वो दूसरा प्रकाशन है। क्लियर हो गया। बाली डी खोटा कमेटी बोकारो के द्वारा इस नाटक का जो प्रकाशक के रूप में जाना जाता है, और इसकी भूमिका, इस नाटक की भूमिका जो वो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी के द्वारा लिखा गया है। अजगर नाटक की भूमिका जो वो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी के द्वारा लिखा गया है। इसमें अंकों की संख्या जो वो 3 है, 16 दृश्य हैं और एक जो वो इसमें गीत आया है। तो यह सवाल जो वो किसी तरह से बन सकता है कि अजगर नाटक में कुल अंकों की संख्या कितनी है, यानी अजगर नाटक में कई गो अंक है, 3 अंक है, कई गो दृश्य है, या मोहड़ा बोल सकते हैं, है ना, मोहड़ा भी कई जगह पे इसका शब्द का प्रयोग किया जाता है। जबकि खांधा या तो फिर कह सकते हैं कि अंक जिसको बोलते हैं, तो अंक 3 है, दृश्य जो वो 16 है। और इसमें गीतों की संख्या कितना गीत आए तो अगर में एगो गीत के शामिल करल गए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तातल के मतलब किए हुए। तो तातल का अर्थ होता है गर्म और हेमाल का अर्थ होता है ठंडा। हेमाल का अर्थ होता है ठंडा। तातल और हेमाल एक कविता संग्रह है शिवनाथ परमाने की, जिसमें से 25 कविताओं का एक संकलन है ना, 25 कविताओं का एक संग्रह है, कविता संग्रह है, जिसको 1998 ईस्वी में शिवनाथ परमाने जी के द्वारा यह कविता संग्रह को लिखा गया है, तातल और हेमाल। ये रचना भी आपको हो सकता है कि रचना आपको पूछा जा सकता है कि तातल और हेमाल कैसन रचना लगे, तो कविता संग्रह है। किसकी रचना है? तो शिवनाथ परमाने की रचना है। जबकि आपको ये सारी कविताएं पढ़ना नहीं है, इसलिए आप लोग भ्रमित नहीं होंगे। अगला सवाल है कि डाह कर अर्थ बतावा। तो डाह कर अर्थ क्या होता है? ऋष्या या तो फिर जलन। ये दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसलिए आंसर इसका जो वो डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। धूमा और धंधा कौन किताबें कहानी है कहे। तो धूमा धंधा की अगर बात करें तो यह जो वो सोंध माटी की रचना है। सोंध माटी की रचना है डॉक्टर राम नारायण किशुन, जो कि एक कंपाउंडर होता है। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा है। जो कि डॉक्टर राम नारायण जो वो एक दयालु किस्म के डॉक्टर होते हैं, लेकिन उसका किशुन जो कंपाउंडर होता है ना, वो बदमाश होता है। ये बहुत लोगों को चाहते हैं कि अगर जिनके पास पैसा नहीं है तो उनका हम फ्री में भी इलाज कर दें, या कम पैसा है तो कम पैसा में भी इलाज कर दें। लेकिन इसका कंपाउंडर क्या है कि वैसे लोगों को भगा देता है। तो एक बार क्या है कि डॉक्टर वैसा देख लेता है जिससे नाराज होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है, और सोंध माटी की रचना है जिसको विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि छीका छिकी खोटा क्षेत्र के दोसर नाम बतावा। तो छीका छिकी खोटा को संथाल परगनिया के नाम से जाना जाता है, जबकि ये सारे जो वो खोटा के क्षेत्रीय नाम ही हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना, रामगढ़िया, गोलवारी, संथाल परगनिया,
पारनदिया, उसके बाद और भी कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में आपको याद रखने, जैसे सिखरिया है जिसको खासपेलिया के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम भी कई बार जो वो पूछा जाता है। देशवाली है, तो यह भी सवाल जो वो कुल छः अलग अलग जो वो बांटा हुआ है। एक देशवाली हो गया और एक हो गया आपका गुलवारी तो हो गया है, खासपेलिया है ना, खासपेलिया। तो ये छः जो वो अलग अलग खोटा क्षेत्रीय विभाजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, विदाई कविता के अनुसार आर पशु गणना कहकर करवल जाए, तो इसका किसके द्वारा करवल जाता है, तो मास्टर इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। विदाई कविता ककर लिखल लागे, तो विदाई कविता जो वो अगर बात करें विदाई कविता के बारे में, तो यह कविता जो है वो संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है और एक मौनी फूल का यह अंतिम कविता है। एक मौनी फूल का यह अंतिम कविता है। पहला कविता जो वो प्रार्थना है, प्रार्थना जो वो इसकी पहली कविता है और विदाई जो वो इसकी अंतिम कविता है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है कि अगर हम कहीं पे जाते हैं शुरुआत में तो पहले प्रार्थना करते हैं और अंत में जब हम वहाँ से विदाई लेने लगते हैं तो हमारा विदाई होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है कि अगर हम स्कूल जाते हैं तो क्या होता है, सबसे शुरुआत में जाते हैं तो पहले प्रार्थना करना पड़ता है, तो यहाँ से उसके बाद हम प्रवेश करते हैं और अंतिम में क्या होता है, हमारा विदाई होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, ये दोनों जो वो आपको याद रखना है। विदाई कविता है, इसमें से कुल 31 कविताओं का यह संग्रह है। एक मौनी फूल संतोष कुमार महतो की रचना है। अगला सवाल है, चनफन मानुषे कविता कहकर लिखल लागे, तो चनफन मानुष के बारे में अगर बात करें तो यह जो वो ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। खोटा काठे पैदे खंडी के यह जो वो पहली कविता है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। चनफन मानुष जो है या खोटा काठे पैदे खंडी की यह पहली कविता है, चनफन मानुष, जो कि ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। क्लियर हो गया। इसमें से कुल 19 कविता शामिल है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। चेठगर कर माने की वो है, तो चेठगर का अर्थ चेतनशील, सजग, जागरूक, ये सभी होता है। आंसर हो जाएगा डी आपका। गाछ ले फल गिरल कौन कारक है, तो गाछ से फल गिरल, देखिए यहाँ पे फल का अलग होना, यहाँ पे पेड़ से जो वो फल का अलग होना, यहाँ पे अलगाव की स्थिति देख रही है। और जहाँ पे अलगाव या किसी से तुलना किया जाए तो वैसे में उसे हम किस कारक के रूप में जानते हैं, तो उसे हम अपादान कारक में रखते हैं, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे एक और सवाल अगर बात करें कि राधा कोई भी नाम ले लेते हैं, ललिता से सुंदर है, राधा ललिता से सुंदर है, तो यहाँ पे से या ले का प्रयोग अगर करें तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तुलना किया जा रहा है, एक दूसरे से तुलना किया जा रहा है। जैसे राधा का तुलना जो वो ललिता से किया जा रहा है कि राधा जो वो ललिता से सुंदर है, तो यहाँ पे तुलना, तो ये भी जो होगा यहाँ पे जो से का प्रयोग हुआ है वो अपादान कारक ही हुआ है। और खोटा में से के जगह पे ले का प्रयोग करते हैं, तो जैसे राधा ललिता ले सुंदर है, तो यहाँ पे ले या से का प्रयोग जो होता है वो अपादान कारक के लिए होता है। ठीक है, अब कई जगह पे आपको क्या है कि कुछ चीजें और मिलता है, करण कारक में भी आपको से का प्रयोग मिलता है, क्योंकि यहाँ पे से करण कारक भी ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे बता दें आपको। करण कारक में भी आपको कई बार क्या है कि आपको यहाँ पे भी से का कारक विभक्ति मिलता है, लेकिन यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे से का जो प्रयोग होता है वो किस रूप में होता है, या तो साधन के रूप में या तो फिर उपकरण के रूप में। ठीक है, या तो उपकरण के रूप में या तो फिर साधन के रूप में। जैसे अगर किसी को हम बोले कि राम ने रावण को धनुष से मारा, तो राम ने रावण को मारा, किससे मारा, तो धनुष से मारा, तो धनुष वहां पे एक उपकरण के रूप में काम किया, तो वहां पे वो करण कारक होगा, ना कि अपादान कारक होगा। तो दोनों जगह से का ही प्रयोग हो रहा है, अपादान कारक में भी से का प्रयोग होता है और करण कारक में भी से का प्रयोग होता है, लेकिन एक जगह पे से का प्रयोग जो अपादान कारक में होता है वहां पे या तो अलगाव की स्थिति दिखाई देगा, या तो एक दूसरे से तुलना किया जाएगा, या तो भिन्नता दिखाई देगा, तो वो सारी चीजें वहां पे अपादान कारक में होता है। जबकि करण कारक में क्या दिखता है कि या तो वो साधन के रूप में दिखाई देता है या तो फिर वो उपकरण के रूप में दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने। और कारक में हमने एक कहानी के माध्यम से आपको बताया था कि दशरथ मांझी ने एक हथौड़ी और छेनी से पूरे पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बना दिया था। तो वहां पे क्या था, हथौड़ी छेनी से, तो हथौड़ी वहां पे जो था, हथौड़ी जो था वो क्या था, एक साधन था उनके पास, जिससे वो पूरा पहाड़ को तोड़ दिया। तो यहाँ पे से का जो प्रयोग किया गया वो करण कारक के लिए किया गया है।
और यहाँ पे करण कारक में एक और पहचानने के लिए एक आप अच्छा समझ सकते हैं कि जैसे उपकरण, उपकरण में क्या क्या आ सकता है, उपकरण को हम तोड़ दिए, उप और करण, तो उपकरण में क्या क्या है, हथौड़ा हो सकता है, लोहा हो सकता है, गोली, बंदूक, लाठी, ये सब क्या है उपकरण के रूप में हम मान सकते हैं। और भी कई उपकरण हो सकते हैं, या तो फिर साधन भी बोल सकते हैं। साधन के रूप में कई चीज़ें होता है, जैसे हम रांची जो वो बस, रांची से, या तो बोल सकते हैं कि हम रांची बस से गए, तो वहाँ पे बस से जाना, तो वहाँ पे साधन के रूप में हमारा क्या था, बस था। ठीक है, तो इस तरह से भी देख सकते हैं। यहाँ पे उपकरण के रूप में दिख रहा है, तो उप को अगर हटा दे तो देखिए करण बच रहा है, और यहाँ से हम आसानी से याद रख सकते हैं कि यह करण कारक होगा, है ना। तो यहाँ से भी एक इस तरह से याद रख सकते हैं चीज़ों को। बाकी क्या आपको तो पूरा सब कुछ हमने स्पष्ट करके बता दिया आपको कि कैसे याद रखना है। श्रीनिवास पांडुरे के पहल नाटक के नाम बतावा, तो श्रीनिवास पांडुरे के जो पहला नाटक है वो कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उद्वासल कर्ण। जबकि खोटा निबंध बी एन ओदार की रचना है, डाह नाटक सुकुमार की है, और चाबी काठी भी श्रीनिवास पांडुरे की ही नाटक है, लेकिन पहला पूछे तो उद्वासल कर्ण हो जाएगा। खोटा भीष्म पितामह के पहिल बोलवैया लागत, अब देखिए खोटा के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो ये पांडुरे जी को बोला जाता है, श्रीनिवास पांडुरे जी को बोला जाता है। लेकिन ये पहली बार किसने कहा था, यह पहली बार जो विश्वनाथ दसोंधी राज ने इनको जो वो खोटा के भीष्म पितामह बोल करके उन्हें जो वो उनका एक जो वो उपनाम के रूप में दिए थे विश्वनाथ दसोंधी राज के द्वारा। पांडुरे जी का कई उपनामों से वो जाने जाते हैं, जैसे खोटा के वाल्मीकि, खोटा के नागार्जुन, खोटा के पुरोधा, शिष्ट साहित्य के जनक, ठीक है। उसके अलावा अक्षय बोर के नाम से जाना जाता है, घर में उन्हें चिनिवास उपनाम से भी पुकारते थे। तो ये सारी उपनाम जो वो उनका उपनाम है, यहाँ से भी आपसे सवाल जो वो बन सकता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चमचा कविता ककर लिखल लागे, तो चमचा कविता जो है यह संतोष कुमार महतो की रचना है। अगला सवाल है मेघदूत खोटा अनुवाद कौन साल भेल है, तो मेघदूत रचना पांडुरे जी की रचना है, इसका 1968 में जो वो अनुवाद किया गया था, खोटा अनुवाद मेघदूत। बी एन ओदार के जन्म बच्छर बतावा, तो 2 सितंबर 1952 को इनका जन्म हुआ था, थिएटर रामगढ़ में इनका जन्म होता है, तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। इनके माता का नाम रूपा देवी, पिता का नाम माधो ओदार। अनुदितांजलि इनके द्वारा लिखा गया एक काफ़ी चर्चित रचना माना जाता है। अनुदितांजलि क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो वो कुछ गजलों का ये शामिल किया गया इसमें से, है ना। इसमें से कुछ ऐसे गजल हैं जिनको जो वो इस रचना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी हैं। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग के कहल जाए, तो पहला, तीसरा और पांचवा ये तीनों वर्ग को, किसी भी वर्ग के वर्ण को, है ना, वर्ग नहीं बोल सकते, वर्ण होगा, है ना, वर्ग नहीं होगा। वर्ग तो होता है जैसे क वर्ग, तो क वर्ग में क, ख, ग, घ और अंगा, तो यहाँ पे 5 वर्ण है, और इसको पांचों को क्या बोलते हैं, एक वर्ग बोलते हैं, जो कि क वर्ग कहलाता है। तो क वर्ग में 5 वर्ण है, क, ख, ग, घ और अंगा। तो इसमें से पहला, तीसरा और पांचवा ये तीनों जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, इसे हम अल्प प्राण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। क्लियर हो गया। बाकी का 2 जो बच रहा है, दूसरा और चौथा, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, तो ये दूसरा और पांचवा को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम महाप्राण कहते हैं। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो पहला, तीसरा, पांचवा को अल्प प्राण, दूसरा और चौथा को जो है वो महाप्राण कहते हैं। बाकी के इनका निर्धारण जो वो कई आधारों पे होता है ना। बोलने पे कितना सांस जो वो खुलता है, उसके आधार पे भी हम ये चीज़ों को याद रख सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ से पूछा जाता है कि घोष और अघोष। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा अघोष और घोष, कि अघोष क्या होता है और घोष क्या होता है। तो बता दें कि पहला और दूसरा, जैसे क और ख, ये दोनों जो होता है, ये दोनों वर्ण जो वो अघोष कहलाता है। जबकि तीसरा, चौथा, पांचवा, ग, घ और अंगा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा जो होता है वो घोष कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अजगर नाटक कौन बच्छर पहिल प्रकाशन भेले, तो इसके बारे में हमने पहले देख लिया है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी 2004 में इसका पहला प्रकाशन हुआ था। मर्दानी कौन रक में संज्ञा लागे, तो मर्दानी जो वो भाववाचक संज्ञा है।
जातिवाचक संज्ञा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मर्दानी है। अगर बोलता कि मर्द कौन संज्ञा है तो मर्द को हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से ये पूरे पुरुष जाति का यहाँ पे हमको पता चल रहा है, एक पुरुष जाति के बारे में हमको यहाँ से पता चल रहा है, लेकिन मर्दानी में वैसा कुछ नहीं पता चल रहा है ना। तो मर्दानी जो होगा वो भाववाचक संज्ञा होगा, जबकि मर्द या पुरुष जो होगा वो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक उसी प्रकार से औरत या जैनी तो वो भी जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर पुरुष में किसी व्यक्तिगत पुरुष का नाम बोल दिया जाए, जैसे मंगरा, तो मंगरा यहाँ पे क्या होगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि किसी व्यक्तिगत हम पुरुष का नाम बोल रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सरहुल पर्व कौन महीना में मनवल जाए? तो सरहुल पर्व जो वो चैत बैसाख में मनवल जाए, आंसर हो जाते बी। सौंप डाय चले कौन रक में निबंध लगाए? तो यह एक फिंगाठी निबंध है, जो कि BN हदार जी के द्वारा लिखा गया निबंध है। पोटी आर पालू ककर लिखल लागे, तो यह एक शब्द चित्र है जिसको लिखा है AK झा जी के द्वारा, AK झा ने लिखा है, और यह एक क्या है? शब्द चित्र है। अगला सवाल है कि गंगटोक कहाँ पड़ा है? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, और चतुर्भुज साहू के द्वारा लिखा गया था एक यात्रा वृत्तांत, जो कि दार्जिलिंग और गंगटोक एक यात्रा है ना, तो उसके बारे में यहाँ पे जो वो चर्चा किया गया है। चाबी काठी नाटक में कई गो दृश्य है? तो चाबी काठी नाटक में कुल 20 दृश्य हैं, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आज का आखिरी सवाल है, और इसका आंसर जो वो आपको कमेंट करके बताना है कि सप्टल साड़ा कर माने की हवत। सप्टल साड़ा के माने हवो है। ये सारा 3 ऑप्शन आपको दे रखा है, 4 ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन में आप आंसर जो वो कमेंट करके हमें बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। हमारा प्रयास था कि आप सभी को सवाल, भले आपको लगा होगा कि सवाल इसमें से आसान थे, कुछ सवाल आसान थे और कुछ सवाल जो वो कठिन तरह के थे, लेकिन अगर आप चीज़ों को इस तरह से समझ करके पढ़ेंगे, अगल बगल के प्रश्नों को भी अगर हम लोग देखते चलें, तो इस तरह से 10-20 आपको प्रैक्टिस सेट करवा दिया जाए, तो यहाँ से आपके सारे लगभग जो वो खोटा के कंप्लीट आपको सिलेबस जो वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे लेकर के, और जल्द ही हम आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।